Today we discuss about the topic of Aristotle political thought. Aristotle, world famous political thinker, poet, and philosopher, and also he is regarded as the father of political science, politics, because Aristotle also says the political science is a master science. Aristotle is the disciple of Plato. आई थिंक मैंने आप लोगों को जो प्लेटो पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो अरिस्टोटल है वो प्लेटो का स्टूडेंट है और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो अकादमी में, जो प्लेटो ने अकादमी शुरू की थी, उस अकादमी में वह एज ए स्टूडेंट एडमिशन लिया था और वह पढ़ने आया था। तो प्लेटो के जो जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उन ब्रिलियंट स्टूडेंटों में अरिस्टोटल सबसे अव्वल नंबर पे, पहले नंबर पे। अरिस्टोटल, मैंने आपको एक चेन सर्किल भी बताया था कि जो ये अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट, जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, या जैसे कि सोक्रेटिस का स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट अरिस्टोटल और अरिस्टोटल का स्टूडेंट वर्ल्ड फेमस अलेक्जेंडर या सिकंदर। यह एक चेन है जो कहा जा सकता है कि यह ग्रेट पीपल्स का एक चेन है कि वर्ल्ड में सोक्रेटिस से बड़ा जो है फिलोसफर कोई नहीं हुआ, और फिर प्लेटो से बड़ा भी कोई जो है विद्वान नहीं हुआ, या प्लेटो से बड़ा फिलोसफर भी कोई नहीं होगा, कि सब आपस में एक अपने में एक जो है महान और एक ग्रेट जो है पर्सनालिटी रखते हैं। तो प्लेटो, अरिस्टोटल, उसके बाद अलेक्जेंडर, यह एक क्रम चलता रहा। अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, जबकि उसके गुरु प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने जो है वह एक कहा जा सकता है कि प्लेटो जो है एक यूटोपियन था, और उसने अपने सारे आइडियाज, अपना जो उसके उसके जो थॉट्स थे, उसके जो आइडियाज थे, उसको उसने यूटोपियन फॉर्म में दिया था। मतलब कि वह जो है एक यूटोपियन थिंकर था। यूटोपियन थिंकर का मतलब था कि वह कल्पनावादी था, इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीता था, वो इमेजिन करता था, और उसके पूरे थॉट्स जो थे वह एक इमेजिनेशन वर्ल्ड के थे, या फिर एक ऐसी दुनिया के थे जो सिर्फ सपनों में पाई जाती है, जिसका इमेजिनेशन हो सकता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों में से किसी ने जो है वह ऐसा होता होगा, वैसा होगा। सेम प्लेटो जो है, प्लेटो के जो आइडियाज थे वह यूटोपियन थे, और वह ऐसे ही सोचता था। जैसे अगर राम राज्य की कल्पना करें तो राम राज्य को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन राम राज्य का जो इमेजिनेशन है, जो हमारी कल्पना में राम राज्य है, वह सबसे बेहतर एक आइडियल जो है, एक आइडियल स्टेट है, या फिर एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी संरचना है जो कहा जा सकता है कि सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। सेम इसी तरह प्लेटो ने भी अपना जो थॉट दिया था, मैंने आपको बताया था कि प्लेटो का पूरा थॉट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे है, वो है आइडियल स्टेट। और आइडियल स्टेट के लिए उसने ढेर सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसको फॉलो कर करके आइडियल स्टेट को स्टेबल किया जा सकता था। प्लेटो का जो स्टूडेंट था अरिस्टोटल, अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो से बेहतर, तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि गुरु और शिष्य में तुलना नहीं हो सकती। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अर्जुन और द्रोणाचार्य में कौन अच्छा था, तो अर्जुन को द्रोणाचार्य ने ही अच्छा बनाया था। तो इसलिए प्लेटो और अरस्तु की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि प्लेटो की कमियों को, प्लेटो में जितनी कमियां थी, प्लेटो की थॉट्स में जो डिमेरिट्स थे, उन डिमेरिट्स को मेरिट में बदलने का काम, या उन कमियों को सुधारने का काम, उनमें अमेंडमेंट करके उनको और ज्यादा बेहतर बनाने का काम वो अरिस्टोटल ने किया। तो अरिस्टोटल जो है वह अरिस्टोटल की सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो यूटोपियन नहीं था, उसने रियलिस्टिक अप्रोच को लागू किया। वह एक रियलिस्टिक थिंकर था, वह एक यथार्थवादी विचारक था, जो देखता था, जो समझता था, उसे डिफाइन करता था। प्लेटो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीता था, जो उसके सपनों में आता था, और जो वह सोचता था, अपनी सोच के हिसाब से वह अपने कॉन्सेप्ट बनाता था। जबकि अरिस्टोटल जो है वह अपने कॉन्सेप्ट को सही ढंग से, एक व्यवस्थित तरीके से क्या करता था, यूज करता था। इसीलिए उसको फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया। दूसरी चीज कि उसने पॉलिटिकल साइंस को एक सिस्टमैटिक ढंग दिया। प्लेटो ने पॉलिटिकल साइंस को एक सिस्टमैटिक ढंग से पेश किया, प्रस्तुत किया, और
इसी कारण से उसने उसको फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। उसके बाद उसे फर्स्ट सिस्टमैटिक या फिर सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेटो ने अपने पूरे पॉलिटिकल थॉट्स या पॉलिटिकल जो उसके व्यूज थे उसको उसने डायलॉग मेथड में दिया था। डायलॉग मेथड मैंने आपको प्लेटो को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डायलॉग मेथड का मतलब यह होता है कि वह जो है दो लोगों में आपस में संवाद करके या बातचीत करके जो है वह उसको यूज किया जाता था। संवाद को आपस में मतलब दो लोगों के बीच संवाद करके उसको यूज किया जाता था और उसको जो है वह डायलॉग मेथड कहा जाता था। और अमूमन हमारे जो ड्रामा होते हैं, प्ले होते हैं, ये सारे जो है वो डायलॉग मेथड में ही होते हैं। लेकिन अरिस्टोटल ने प्लेटो के डायलॉग मेथड की जगह पे अपना एक जो है वह इंडक्टिव मेथड को यूज किया था। इंडक्टिव मेथड को यूज करने वाला अरिस्टोटल जो है पहला स्कॉलर था, पहला पॉलिटिकल थिंकर था जिसने इंडक्टिव मेथड को यूज किया था। इसमें होता क्या है कि हम किसी स्पेशल या फिर किसी भी स्पेशलाइज्ड या स्पेशल आइडिया से एक जनरल या जनरलाइज्ड आइडिया की तरफ जाते हैं। जैसे उस कहा जाए कि उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया और फिर अपना एक संविधान का कॉन्सेप्ट दिया। तो इसमें होता क्या है कि हम विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं। तो यह एक व्यवस्थित था जिसमें आपके पास उसके रेफरेंस होते हैं या फिर यह कह सकते हैं हिस्टोरिकल भी, हिस्टोरिकल अप्रोच को भी उसने लागू किया था। हिस्टोरिकल अप्रोच का मतलब था कि हम जो अपने कॉन्सेप्ट है इसको हम इतिहास से या पास्ट से रिलेट करते हैं कि अगर आज की जो सिचुएशन है पास्ट में अगर ऐसी हुई रही होगी तो उसका क्या रिजल्ट आया होगा। तो इस बेस पे अरिस्टोटल जो है उसने अपने पॉलिटिकल थॉट में या अपने आइडियाज में उसने इंडक्टिव मेथड को यूज किया और वह पहला स्कॉलर था जिसने इंडक्टिव मेथड को यूज किया। दूसरी चीज, जो पहला पॉलिटिकल थिंकर था जो रियलिस्टिक अप्रोच को रखता था, जो जिसे रियलिस्टिक थिंकर भी कहा जाता है, यथार्थवादी विचारक कहा जाता है, क्योंकि उसके जो आइडियाज थे, उसके जो थॉट्स थे, उसने उसको पूरी तरह से अपने रियल लाइफ में या फिर अपने रियल कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है वह बनाया था और दिया था। तो इसलिए उसके थॉट्स को, उसके आइडियाज को, उसके कॉन्सेप्ट को रियलिस्टिक अप्रोच के बेस पे ही जज किया जाता है और उसे रियलिस्टिक थिंकर ही माना जाता है। तीसरी जो उसकी क्वालिटी थी जो उसे फादर ऑफ पॉलिटिक्स या फिर यह कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में स्टेबल करती है, वह तीसरी चीज थी कि उसने स्टेट को जो है वह सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया। उसने जो स्टेट की स्टडी की, जो उसने स्टेट के बारे में जितना भी नॉलेज दिया या फिर जो भी दिया, जो भी कॉन्सेप्ट दिया, उसको उसने सिस्टमैटिक तरीके से दिया कि स्टेट कैसे ओरिजिन हुआ, फिर स्टेट का काम क्या क्या क्या, फिर स्टेट करता क्या है, फिर स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वह सारी चीजें उसने एक सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित की। चौथी चीज जो उसके थॉट को, उसके पॉलिटिकल थॉट को बाकी लोगों से अलग करती है या फिर उसको फादर ऑफ पॉलिटिक्स बनाती है, वह है कि वो जो है एरिस्टोटल से पहले पॉलिटिकल साइंस और इथिक्स, इथिक्स का मतलब है नीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और इथिक्स जो है वह आपस में पूरी तरह कंबाइंड थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कोरिलेट थे। क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस, आपने प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम पढ़ा था, तो एजुकेशन सिस्टम में वो मोरल एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अरिस्टोटल जो मोरल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन जो एरिस्टोटल से पहले की का जो वर्ड है कि जो दुनिया थी, एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट्स आने से पहले या उसकी जो बुक है पॉलिटिक्स के आने से पहले, जो पॉलिटिकल साइंस है वह पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स दोनों एक दूसरे से कोरिलेट थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों को एक ही समझा जाता था, उनमें कोई अंतर नहीं होता था। लेकिन अरिस्टोटल पहला पॉलिटिकल थिंकर था जिसने सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम एथिक्स, मतलब उसने जो है सेपरेट कर दिया पॉलिटिकल साइंस को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में और एथिक्स को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, जबकि प्लेटो के समय में एथिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अरिस्टोटल ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक, उसके बाद जो है अगला, अगर आप अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यह था कि अरिस्टोटल से पहले किसी ने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में सोचा ही नहीं था।
वह पहला, एरिस्टोटल पहला पॉलिटिकल थिंकर था जिसने गवर्नमेंट और उसके ऑर्गन्स के बारे में बात की। इसीलिए उसको कहा जाता है कि डेलिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वह पहला विचारक था जिसने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में बात की और उसने बताया कि जो गवर्नमेंट है उसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, उसका काम कानून बनाना है, उसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उस कानून को लागू करना है, फिर उसका काम जस्टिस प्रोवाइड कराना भी है। तो इस तरह जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को सिस्टमैटिक ढंग से बताने या एक्सप्लेन करने का काम था, यह भी जो है क्या किया, यह भी एरिस्टोटल ने ही किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो एरिस्टोटल के बारे में एक पॉइंट और एक बात कही जाती है कि वह पहला ऐसा पॉलिटिकल थिंकर था जिसने सॉवरेंटी के प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है वो फॉर्म किया। मतलब उसने यह पहली चीज बात बताई कि जो सॉवरेंटी जो है वह लॉ, मतलब वो लॉ से स्टेबल होती है या फिर कानून से उसको जो है स्टेबल किया जाता है, और जिसमें भी कानून बनाने का अधिकार होता है, जिसमें भी मतलब जो भी लीगल पर्सन होता है वो सॉवरेनिटी को यूज करता है और उसी के पास सॉवरेनिटी होती है। और सॉवरेनिटी को, चूंकि आप यह जान लीजिए कि आज के वर्ल्ड में और एरिस्टोटल के वर्ल्ड में बहुत अंतर था। हम जिस स्टेट में रहते हैं वह नेशन स्टेट है। एरिस्टोटल के समय का जो स्टेट था वह पूरी तरह से सिटी स्टेट था। और मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया था कल प्लेटो को जो मैं पढ़ा रहा था तभी बताया था आप लोगों को कि जो सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सिटी स्टेट मतलब एक छोटे छोटे राज्यों का, मतलब छोटे छोटे राज्य, जैसे मुरादाबाद है, रामपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, फैजाबाद है, मतलब ये छोटे छोटे शहर वह जो है एक सिटी स्टेट के रूप में, एक नगर राज्य के रूप में स्टेबल थे। और प्लेटो, जो एरिस्टोटल और प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट था वो सिटी स्टेट से रिलेटेड था, जबकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से नेशन स्टेट से रिलेटेड हुआ है। उसके बाद जो एरिस्टोटल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा आइडिया जो उसे फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर बनाता है या फिर एक सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में स्टेबल करता है, या फिर यह कहा जाए कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स के रूप में स्टेबल करता है, वह है कि उसने जो है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दी। अब थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि कौन किस सिटीजन्स हैं और कौन नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेटो जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्लेटो की जो स्टेट है, जो आइडियल स्टेट था, उसकी पॉपुलेशन या जनसंख्या उसने कितनी बताई थी, 5040 उसने जनसंख्या बताई थी। जबकि एरिस्टोटल ने एक किसी भी डेवलप्ड या किसी भी स्टेट को अगर उसके पॉपुलेशन के बेस पे उसको जाना जाए तो उसने कहा था कि किसी भी स्टेट की जो पॉपुलेशन है वह बेहतर यही होगा कि उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके समकक्ष या उसको ध्यान में रख के उसकी पॉपुलेशन को डिसाइड किया जाए। लेकिन फिर भी किसी भी स्टेट के लिए जो सबसे बेस्ट है वह क्या है, 1 लाख जो है पॉपुलेशन हो, 1 लाख की पॉपुलेशन सबसे बेहतर है। और इसको उसने कहा था कि 1 लाख की पॉपुलेशन बेहतर है, बट यह ध्यान रखा जाए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे या नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पे ही बंटवारा हो, और इसमें किसी को, सबको मतलब सबका ध्यान रखा जाए और किसी को भी मतलब ऐसा ना हो कि किसी को कुछ ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगले पॉइंट की उसको फादर ऑफ पॉलिटिक्स या फादर ऑफ सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर क्यों माना जाता है, तो उसमें एरिस्टोटल का नाम जिस काम के लिए सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है, या फिर यह भी कहा जाए कि जिसके कारण उसे फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, क्योंकि आप यह जान लीजिए कि एरिस्टोटल जो है वह फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी है और फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि उसने वह पहला पॉलिटिकल थिंकर था, वह पहला स्कॉलर था जिसने कंपैरेटिव मेथड को यूज करके अपने निष्कर्ष या अपने रिजल्ट्स निकाले थे। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में बताया कि एरिस्टोटल ने जो है वह अपने समय के 158 मतलब 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था, कि उसने जो अपना संविधान का सिद्धांत दिया था या फिर जो उसने गवर्नमेंट का सिद्धांत कॉन्सेप्ट दिया था, वह उसके लिए उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था। और यह कई स्कॉलर यह कहते हैं, या कई स्कॉलर द्वारा यह कहा गया है या बताया गया है कि
चूंकि वह सिकंदर का गुरु था, वो अलेक्जेंडर का टीचर था, तो अलेक्जेंडर जहां भी जाता था, अलेक्जेंडर ने वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज या जितने भी स्टेट्स को बीट किया था या हराया था या जीता था, तो उन सभी स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम को एरिस्टोटल ने एनालाइज किया था। और उस पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करने के बाद उसने अपना बेस्ट जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन या बेस्ट जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात उसने की थी, जिसे वो पॉलिटी कहता है, तो वह जो है उसकी बात, उसका कॉन्सेप्ट उसने दिया था। तो यह जो सारी चीजें हैं, जो इंडक्टिव मेथड हो या फिर रियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर हो या फिर सिस्टमैटिक स्टेट स्टडी ऑफ स्टेट हो या फिर सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम एथिक्स हो या फिर डेलिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर अनसिएशन ऑफ द सॉवरेनिटी प्रिंसिपल ऑफ लॉ हो, चाहे थियरी ऑफ सिटीजनशिप हो या फिर जो स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। जिसे कहा जाता है कि उसने डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था और उसके बाद उसकी सारी अच्छाई, सारी कमी, सारी उसको लेकर और उसने अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था। तो यह सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो बातें हैं, या अरिस्टोटल को बाकी सभी पॉलिटिकल थिंकर से अलग करती हैं और इसी कारण से उसको फादर ऑफ पॉलिटिक्स बनाती हैं। जबकि उसका गुरु प्लेटो भी एक पॉलिटिकल थिंकर है, प्लेटो ने भी पॉलिटिकल थॉट्स और अपने पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी प्लेटो की जगह एरिस्टोटल को इस कारण से ही फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो ने अपने सारे आइडियाज जो है वो यूटोपियन या फिर डायलॉग मेथड को यूज करके दिया था। और एरिस्टोटल ने जो अपने कॉन्सेप्ट दिए वह उसने जो है वह इंडक्टिव मेथड से दिए थे और अपने रियलिस्टिक अप्रोच से दिए थे। तो यह जो चीजें हैं, आज हम अपने यह जो हमारी चर्चा चल रही है या फिर हमारा जो यह लेक्चर या क्लास चल रहा है, इसमें हम एरिस्टोटल को एज अ फादर ऑफ पॉलिटिक्स क्यों कहा जाता है एंड उसके पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम उसके दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो कि उसका थ्योरी ऑफ स्टेट का है, कि जो प्लेटो का अरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ स्टेट है, हम उसकी चर्चा अब अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक ओके, थैंक यू।